मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक नया वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, काफ़ी उपयोगी होगा। ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 11th के लिए है। स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के लिए वीडियो है। क्लास 11th के जो भी बच्चे हैं जिनको पर्याप्त मैटर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और उसका फ़ायदा उठाएं। तो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। अभी फिजिक्स का है, फिर कुछ समय बाद मैं आपको केमिस्ट्री का भी वीडियो डालूंगा क्लास 11th के लिए। पहले मैं फिजिक्स से शुरू करता हूँ। ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड है क्लास 11th के लिए। क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर 1, चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है महाराष्ट्र बोर्ड एक क्लास 11 के लिए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इसको मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका जो बेसिक चीज़ें हैं। मैं अल्फ़ाबेट से शुरू कर रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा, आप हमसे भी सुनिए मैं क्या क्या बताता हूँ। सबसे कुछ अलग है कि नहीं, कुछ नए नए मैटर्स आपको मिलने कि नहीं, इसमें खुद ही समझ आए। तो मैं यूनिट मेजरमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है उसको मैं बता रहा हूँ। दरअसल पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में, लोग यानी गांव के रहने वाले लोग, महिलाएं अक्सर छोटे छोटे नापने का प्रयोग करती थी। किसी चीज़ को नापने के लिए, सीरियल्स हो, फ्लोर हो, कुछ भी हो, राइस हो, किसी चीज़ को नापने के लिए छोटे नापने का प्रयोग करती थी। क्योंकि उस समय जो मीट्रिक सिस्टम है जिसमें मीटर, किलोग्राम, सेकेंड का यूज करते हैं आज के ज़माना में, मास को मेजर करना है किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, जो भी यूज करते हैं। टाइम के लिए घंटा, मिनट, सेकेंड यूज करते हैं। लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, समथिंग ये सब यूज करते हैं। उस समय सब किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। उस समय जब ज्ञान नहीं था तो आखिर किसी चीज़ का मास को तोड़ना होता था, कैसे तोड़ा जाता था। उस समय लोग क्या करते थे, अब घर में भोजन बनाना है तो लोग क्या करते थे, छोटे छोटे नपने का प्रयोग करती थी। नपने से नाप कर महिलाएं, जैसे मान लें कि हम हैं, एक छोटा सा डिब्बा है, उसे उस डिब्बे से नापा, उनको मालूम है कितने डिब्बे भर ये खा लेते हैं, एक आइडिया लग जाता था, एक्सपीरियंस हो जाता था बनाते बनाते। घर में और भी लोग होते थे। घर में मान लीजिए बड़ा परिवार है, उसमें 15-20 लोग थे परिवार में। 20 लोगों का परिवार अगर है तो उसमें एक आध व्यक्ति परिवार में काफ़ी मोटा ताजा मुस्टंड हुआ करता था, तो वो सीधे 5-6 लोगों के बदले में अकेले भोजन करता था। तो महिलाएं सबको काउंट करती थी, 1 2 3 4 5। जब 6वें नंबर पर उसका नाम आता था तो 6 लोगों के बराबर अकेले खाता था। तो 6 और 6 12, माने 12, और अपने महिलाएं अगर 6 महिलाएं हैं तो 12 से 18, 2 बच्चे हैं तो 20, ऐसे करके किया जाता था। तो इस तरह से महिलाएं वो ऐसे लोगों के लिए खाना बनाती थी और लोग यूज करते थे, खाते थे पुराने समय। इसी तरह से ये तो मास की रही बात। लेंथ की बात, जो प्रिमिटिव टाइम में कैसे होता था, एशियन टाइम में लेंथ के लिए लोग
इस पाउंड क्यूबिट का प्रयोग करते थे, हैंड का प्रयोग करते थे, यानी बित्ता उंगली का भी छोटा अगर डिस्टेंस है, लेंथ है तो 4 अंगुल 4 8 अंगुल ऐसे करके नापते थे। थोड़ा उससे बड़ा लेंथ होता था, जैसे बेड की लंबाई आपको नापना बुक का है तो अंगुल से नापते थे। बेड है तो बित्ता क्यूबिट का प्रयोग करते थे, 1 बित्ता 2 बित्ता ऐसे करके लोग यूज करते थे। उससे बड़ा लेंथ है, जैसे घर की लंबाई, कोई रूम है, बड़ा हॉल है, उसकी लंबाई चौड़ाई आपको मेजर करना था पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में, तो हाथ का प्रयोग करते थे, क्योंकि एक हाथ लगभग 100 आदमी का नॉर्मल जो अगर पर्सन है तो उसका एक हाथ लगभग 1.5 फीट के बराबर होता है। तो एक हाथ 2 हाथ ऐसे करके, ये मिडिल फिंगर के टिप से लेकर यहाँ पर ये हड्डी निकली हुई है हाथ में, यहाँ से करीब 1.5 फीट के बराबर होता है, तो लोग हाथ का प्रयोग करते थे। उससे बड़ी दूरी होती थी, लोग लेग का प्रयोग करते थे। जैसे एक लेग चलने में अगर 1 फीट की दूरी है बीच में, तो 1 2 3 4 ऐसे फीट के हिसाब से, या हाथ अगर एक हाथ के बीच की दूरी है और आपको यहाँ से आपके स्टेशन जाना है, कॉलेज जाना है, तो कुछ नापने का साधन था नहीं, कुछ भी गाड़ियाँ नहीं थी कि आप जा सकें, पैदल से बैलगाड़ी से किससे जाना पड़ता था। तो लोग क्या करते थे, जाते थे उस समय और वहाँ पर कदम का प्रयोग करते थे, लेग्स का प्रयोग करते थे। इन लेग्स में 1 कदम 2 कदम 3 ऐसे बढ़ते जाते थे, मन ही मन गिनते जाते थे, इस तरह से वो दूरी को नापते थे। जो एग्रीकल्चर लैंड हुआ करता था उसको नापने के लिए लोग क्या यूज करते थे, लठ का प्रयोग करते थे, स्टिक का, क्योंकि एक लठ लगभग 99 इंच के बराबर होता है। उसी को स्टैंड मान को लोग 1 लठ 2 लठ ऐसे करके लंबाई चौड़ाई जो लैंड होता था एग्रीकल्चर लैंड, उसको लोग मेजर करते थे। क्योंकि जब तक ये मीट्रिक सिस्टम नहीं आया था पूरे वर्ल्ड में, तब तक उस समय के जमींदार हुआ करते थे, कुछ वो मुस्टैंड रखा करते थे। मुस्टैंड मीन्स पहलवान, जो दिमाग से गायब और शरीर से मोटे ताजे होते थे। वो जब नापने के लिए जाते थे, मान लीजिए कोई बेचारा गरीब किसान है, जमींदार से खेत मांगा उससे कि भाई हमको दीजिए, अन्न उपजाएंगे, आपको इतना हम दे देंगे, बात तय हो जाती थी। वो खेत नापने के लिए उनके मुस्टैंड जाते थे, मान लीजिए कि 20 लट्ठा उसने लंबाई और 10 लट्ठा चौड़ाई नाप दिया। वो उसके बाद जाते थे, जब धान का फसल हो जाता था या गेहूं का हो जाता था, किसी भी मौसम में, रबी खरीफ जाए जो भी फसल होती थी, तो फिर जाते थे खेत को दोबारा नापने के लिए। खेत तो कोई रबड़ होता नहीं है, कुछ समय फैल जाएगा फिर बाद में घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा ज़मीन तो इतना था, तो उसकी ज़मीन क्या होती थी, वो बढ़ जाती थी, माने बेईमानी करते थे, डिसऑनेस्ट होते थे। और 20 लट्ठा था तो कहे कि नहीं हमारा जो है 25 लट्ठा था, 10 है तो कहे नहीं 15 लट्ठा चौड़ाई होता था और 25 लंबाई। उसमें बेचारे उन गरीब किसानों को लाठी लाठी मारना शुरू कर देते और पूरा जितना फसल था गुंडई करके सब काट के अपने घर, यानी जो जमींदार थे उनके यहाँ लाकर रख देते थे, जो उनके मुस्टैंड हुआ करते थे, जो पहलवान हुआ करते थे। इस तरह से ये लंबे समय तक चला, बहुत सारे विवाद, मारपीट, कुछ लोगों की हत्या, उसमें मौत हो जाती थी। इसको दूर करने के लिए पूरे विश्व के जितने भी फिजिसिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, पेरिस के पास एक सेवरस नामक स्थान है, वहीं पर वेट्स एंड मीजर का एक कार्यालय ऑफिस है, वहीं वैज्ञानिकों का कॉन्फ्रेंस हुआ और वहीं से स्टैंडर्ड मीटर, स्टैंडर्ड किलोग्राम, स्टैंडर्ड सेकेंड का डिफिनेशन वहाँ पर निर्धारित किया गया, तय किया गया। उसके बाद से फिर ये समस्या पूरे वर्ल्ड में ये समाप्त हो गई। अब हम आते हैं लेंथ के बारे में। जो लेंथ हमने मास और लेंथ तो बता दिया, अब हम आएंगे आपको बताएंगे, अब इसको लिखने ये सब मौखिक अल्फाबेट प्रिमिटिव चीज़ें, इसलिए मैं इसे और नहीं बता रहा हूँ। आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके समझ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। पहली जो घड़ी थी, ये थोड़ा टाइम के बारे में इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं इसको घड़ी का नाम तो लिख ही दे रहा हूँ, ओरली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। हमने आपको सबसे पहले मास के बारे में तो भी हमने समझा दिया, मास होता क्या है। नंबर सेकेंड, लेंथ के बारे में बता दिया, अंगुल से, बित्ता से, हाथ से, पैर से, लट से लोग मेजर करते थे। तीसरा नंबर होता था, ये इसका नाम था मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय को कैसे मापते थे। इसको मापने के लिए क्या था, उस समय जो है
जैसे कि जंतर मंतर दिल्ली में है, वहाँ देखा होगा आपने, वेधशाला है, वहाँ पर सोलर क्लॉक बना हुआ है। तो उस ज़माने में जब घड़ियों का खोज नहीं हुआ था तो उस समय के लोग कैसे समय का ज्ञान करते थे? तो बाय मीन्स ऑफ सोलर क्लॉक। सोलर क्लॉक के द्वारा समय का लोग आकलन करते थे। इनमें एक पिलर बना लेते थे, सूर्य की प्रकाश पड़ती थी, छाया बनती थी, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके एक पर दो पर ऐसे कर लेते थे, उनको समय का ज्ञान हो जाता था। नंबर सेकेंड, सोलर क्लॉक के बाद आता है, इसका नाम है सैंड क्लॉक। ये सैंड क्लॉक का उपयोग दो घड़े लोग लेते थे सेम साइज के, बीच में छोटा सा ऑर्फिस, उसमें छेद कर देते थे, फिर उसको किसी कपड़े वगैरह से बंद कर देते थे। दोनों घड़े में छेद था, ईंटे क्या किसी भी स्टैंड बनाकर उसको रखने के लिए, ताकि नीचे वाले का हाइट से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर रहे, ताकि नीचे उसको हम रिप्लेस कर सकें। तो दोनों घड़े के ऊपर रखे जाते थे कोई स्टैंड बनाकर। ऊपर वाले घड़े को बालू से भर दिया जाता था, लेकिन भरने के पहले उसको ट्रायल किया जाता था कि आज सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय के बीच में ऐसा छेद होता है क्या बालू आज से गिरना शुरू कर देते दूसरे घड़े में इकट्ठा होता था, और अगले दिन सूर्योदय तक को पूरा का पूरा बालू दूसरे में गिर जाता था। इस तरह से चीज़ें चलती रही, फिर घड़ा भर जाता था, अगले दिन नीचे वाले को ऊपर ऊपर जो खाली होता था उसके क्षेत्र को बन के नीचे रख दिया था। इस तरह से ये सैंड क्लॉक का सिस्टम चलता रहा। जितना खाली होता उसके आधार पर लोग पहर को काउंट करते थे, एक पहर, दो पहर, चार पहर, ऐसे बीतता था। इसी के तर्ज पर बना वाटर क्लॉक। अब ये वाटर क्लॉक क्या होता है? वाटर क्लॉक में हम क्या देखते हैं, जो वाटर क्लॉक है सेम सैंड क्लॉक की तरह ही, उनमें क्या था कि घड़े में पानी भरा जाता था उसके ऑर्फिस को बंद करके, छिद्र को बंद करके, और उसी तरह नीचे ऊपर रखा था, ड्रॉप बाय ड्रॉप चूता रहता था। आज सूर्य से लेकर सूर्य पूरा घड़ा पानी उसका पूरा छू जाता था, दूसरे में भर जाता था, फिर उसको ऊपर उसको नीचे रख दिया छेद बंद करके। ऐसे इसमें भी वाटर क्लॉक में भी चलता था। नंबर 4 जो क्लॉक आया समय के डिटर्मिनेशन के लिए, उसके आकलन के लिए, इस क्लॉक का नाम आया, थोड़ा सा विज्ञान ने प्रोग्रेस किया तो इस क्लॉक का नाम आया मैकेनिकल क्लॉक। मैकेनिकल क्लॉक ये कैसा क्लॉक है? ये चाबी देने वाला क्लॉक था। इसमें स्प्रिंग रहता था, बैलेंस व्हील था। लोग सवेरे उठकर हर 24 घंटा में एक बार उसको कान गर्म करना पड़ता था, चाबी देना पड़ता था, तब ये उसकी जो स्प्रिंग थी इसमें पोटेंशियल के रूप में इक्विवेलेंट उठ जाती थी, सैचुरेटेड हो जाती थी। जैसे स्प्रिंग खुलता था वो बैलेंस व्हील चलता था और आवर, मिनट एंड सेकेंड के नीडल भी घूमना शुरू करते थे। तो ये भी मैकेनिकल क्लॉक काफ़ी लंबे समय तक चला। जब हम बहुत छोटे थे उस समय घड़ियाँ चलती थी, तो हम भी, हमारे पिताजी ने खरीदा था, हम भी उसको सुबह उठते ही आँख मलते उठते तो पहले घड़ी में चाबी देना शुरू करते थे। भाई बीच में रुक जाए तो फिर समय कैसे पता चलेगा? रोज़ का एक नियम था, रूटीन था। जैसे रोज़ चाय पीते हैं लोग, दूध पीते हैं और भोजन करते हैं रूटीन में, वैसे वो क्या रूटीन था उसका। तो ये मैकेनिकल क्लॉक था जो समय का हमें ये आकलन करता था, डिटरमाइन करता था कि कैसा समय एग्जैक्टली है। आप अपने दादा से पूछेंगे तो दादा आपके बताएंगे कि मैकेनिकल क्लॉक चाबी देने वाली आपके समय थी कि नहीं, तो आपको उसका आंसर मिलेगा। ये नंबर 5 जो क्लॉक है मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक का नाम है। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक मैकेनिकल क्लॉक के बाद इसका नाम होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक में हम बैटरी, छोटी छोटी जो बटन बैटरी होती हैं घड़ी में लगाई जाती हैं, उन बैटरी का यूज होने लगा और स्प्रिंग सिस्टम चाबी देने वाला समाप्त हो गया। और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो बैटरी में एक्यूमुलेट रहती थी एनर्जी, उससे उसमें सर्किट होता है, उसके आधार पर घड़ी अपने आप वो चलने लगती थी। आज भी इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक का यूज करते हैं, चाहे वॉल क्लॉक या जो भी है, उनमें इनका प्रयोग होता है। तो ये मैकेनिकल क्लॉक से कुछ एक्यूरेट समय का ज्ञान हमें देने लगी। इसके बाद नंबर 6 टाइप की जो क्लॉक आई वो कौन सी है? ये है डिजिटल क्लॉक। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, ये थोड़ी सस्ती आती है डिजिटल क्लॉक, पहले 50 रुपये मिलता था, अब 100 रुपये मिलता है।
दो पॉइंट की तरह नीचे ऊपर ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये आवर, मिनट एंड सेकेंड का भी हमको एग्जैक्टली उसका डिटर्मिनेशन करके देता है। हमें घंटा मिनट सेकेंड की भी जानकारी हो जाती है। ये डिजिटल क्लॉक के बाद नाम आता है नंबर 7 टाइप ऑफ क्लॉक। इसका नाम आता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सीजियम एटॉमिक क्लॉक बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड मीटर आएगा तो मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। सीजियम एटॉमिक क्लॉक कहा जाता है इसको। अब ये सीजियम एटॉमिक क्लॉक में सीजियम एटम होता है, सीजियम 133, वो वाइब्रेट करता है। 9 192 631 770 टाइम वाइब्रेट करते हैं इसे क्रिस्टल। इसके आधार पर अपना समय का एक एग्जैक्टली उसका कैलकुलेशन या उसका डिटर्मिनेशन करता है। आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। ये हाथ में पहनने वाली घड़ी नहीं, ये सब तो हाथ में पहन सकते थे नंबर 6 तक जो दिया था, लेकिन ये हाथ में पहनने वाले ये सब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में सेटेलाइट रॉकेट को लॉन्च करना है, सेटेलाइट को इस्टेब्लिश करना है ऑर्बिट में, इसके लिए सब होता है। उसमें बहुत ही माइन्यूट सेकेंड की भी अगर उसमें गड़बड़ी हो गई तो वो आपका सेटेलाइट धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे एक अंतरिक्ष स्टेशन था अमेरिका का, उसका नाम था स्काई लैब। वो धीरे धीरे ऐसे एरर आ गया, गिरते 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 लास्ट में बहुत तेजी से गिरने लगा। ऐसे ही साइंटिफिक जो कार्य होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनमें इस क्लॉक का प्रयोग होता है, सीजियम एटॉमिक क्लॉक। अंदाज लगा सकते हैं करीब 2000 ईयर चलने के बाद, आफ्टर 2000 ईयर्स, इस क्लॉक में ये क्या होती है, 1 सेकेंड स्लो होती है, 1 सेकेंड स्लो हो जाती है। यानी इसमें एरर 2000 साल चलने के बाद, 2000 ईयर्स रन करने के बाद, इस घड़ी में मात्र 2000 साल के बाद 1 सेकेंड की एरर्स इसमें आता है, यानी 1 सेकेंड स्लो होती है, वो भी 2000। ह्यूमन लाइफ अगर मान लें तो 70 ईयर्स एवरेज लाइफ है ह्यूमन का। और उस कंडीशन में आप 70 का डिवाइड करिए, कितने जन्म आपको लेना पड़ेगा, आपकी आत्मा आएगी परमात्मा से याद लेकर आकर देख कर फिर चली जाए कि हमारी घड़ी सही चल रही है, तो ऐसे आपको ज्ञान हो। इसके बाद जो है मैं आपको नंबर 8वां तरह का घड़ी बताऊंगा। आज के ज़माना में सबसे सुपर मॉडर्न घड़ी है। इसका नाम है हाइड्रोजन लेजर क्लॉक, हाइड्रोजन लेजर क्लॉक या लेजर क्लॉक जो कहिए। एक और इसका नाम है हाइड्रोजन मेसर क्लॉक भी बोलते हैं। हाइड्रोजन मेसर क्लॉक भी कहा जाता है इसको। ये दोनों क्लॉक जैसे भी आप पुकारें। इस क्लॉक में विशेषता क्या होती है, ये भी काफ़ी बड़ा होता है, हाथ में बांधने वाली सब साइंटिफिक दोनों। ये 7 और 8 सीजियम और हाइड्रोजन मेसर क्लॉक या हाइड्रोजन लेजर क्लॉक, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं इनमें आफ्टर 3 crores 30 lakhs 3 crores 30 lakhs ईयर्स के बाद कितने सेकंड की इसमें एरर आता है, मात्र 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड। 3 करोड़ 30 लाख साल के बाद केवल 1 सेकेंड का इसमें एरर उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। तो मैंने इस तरह से लेंथ मार्च टाइम जो एंशिएंट टाइम में यूज होता था उसके बारे में आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि मेजरमेंट में ये सब चीज़ें हैं जो कि बताना है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है, फिजिक्स। हर चीज़ नहीं लिखी जा सकती, कुछ चीज़ें ओरली होती हैं, मैं उसको डिफाइन करूँ। फिजिक्स का डिफिनेशन क्या है, भाई हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे थे, इसका डिफिनेशन मिल जाना चाहिए। दोज फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। क्या तो लिख भी दे रहे हैं, याद कर लीजिए। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस is the branch
is the branch of science which deals the, जो इसका रिमेन स्पॉट है इधर में लिख रहा हूँ, which deals the nature and natural phenomenon. नेचर यानी प्रकृति के बारे में, और जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसके बारे में ये बताता है। वैसे थोड़ा इसका कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन, फिजिक्स जो मैटर और एनर्जी के कोर रिलेशनशिप को भी बताता है। नेचुरल फिनोमेना उसको ये एक्सप्लेन करता है, बताता है फिजिक्स। अब हम फिजिक्स के बाद आते हैं यूनिट के बारे में। यहाँ से शुरू होती है। यूनिट क्या होता है, ये सब और चीजें हैं, कोई लिखने जो नहीं इसे सुनिए और ध्यान रखिए। यूनिट्स क्या होता है? यूनिट यानी मात्रक कहते हैं हिंदी में इसको। हर चीज का कोई ना कोई मात्रक होता है। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, मिनट और कुछ भी। इसी तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी है तो कैंडल आया, कैंडल मीटर में उसको हम ऑब्जर्व करते मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है तो एम्पियर या स्ट्रेट एम्पियर में। टेम्परेचर है तो ये साइज यूनिट तो केल्विन होता है, उसके अलावा डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर एंड केल्विन, ये सब टेम्परेचर के हैं इसके। अब थर्मामीटर भी कम से कम 18-20 तरह के होते हैं। वो भी जब हम थर्मोमीटर पढ़ाएंगे, थर्मोडायनामिक्स शीट पर आएंगे तो हम बहुत तरह के थर्मामीटर आपको बताएंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ आपको बताते हैं। उसी तरह से यूनिट का मतलब एक ऐसा साइंटिस्टों ने स्टैंडर्ड माना जो एक सिस्टमेटिक या सिक्वेंशियल वे में किसी भी चीज़ के उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को अपने साथ लेकर उसको डिफाइन कर सकते, उसको बता सके, वही चीज़ यूनिट कहलाता है। जैसे मान लीजिए 5 हमने लिख दिया या 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। मान लीजिए हमने 8 लिख दिया तो अभी 8 के आगे हम कुछ नहीं लिखते तो 8 क्या है? 8 जो है इंसान है, क्या 8 मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, 8 चिड़िया है, क्या है 8? अगर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आगे कुछ हमने नहीं उसको आगे फिलअप किया तो उसका वैल्यू उसका जो है इनकम्प्लीट रहेगा, अधूरा रहेगा। इसीलिए यूनिट का प्रयोग किया गया कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हम यूनिट को ऐड कर देते हैं। 8 के आगे हमने मीटर लिख दिया तो 8 मीटर हो जाएगा, किलोग्राम लिख दिया 8 किलोग्राम हो जाएगा, सेकेंड लिखा 8 सेकेंड हो जाएगा। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, उसमें आती हैं। अब हम यूनिट के बारे में तो बताएं, अब हम आते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा आपको मैं हाईलाइट करूँगा। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है नंबर फर्स्ट, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कहा जाता है। और दूसरा पार्ट जो होता है इसको हम यूनिट बोलते हैं। यूनिट मीन्स मात्रक, इसको मात्रक कहा जाता है यूनिट को। अब ये 2 चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी के 2 पार्ट हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल हमने बताया अभी 8 हमने लिखा है, अब 8 क्या है? अगर यूनिट में हमने कुछ नहीं लिखा तो इसका सेंस अधूरा रहेगा। 8 के आगे हमने मीटर लिख दिया तो 8 मीटर हो गया, किलोग्राम लिखा तो किलोग्राम हो गया, सेकेंड लिखा तो 8 सेकेंड हो गया। एग्जाम्पल हुआ। तो 8 के आगे जो आपने सब यूज किया ये सब यूनिट है, आइए क्या 8 क्या है? इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें फार्मूला क्या होता है? n माइनस न्यूमेरिकल वैल्यू u मीन्स यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी हम लिख सकते हैं। और अगर 2 अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हुए हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं,
एक को फाइंड करना है। मैंने इसमें 4 चीज़ें हैं। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। U मीन्स यूनिट, N मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर एक क्वांटिटी का यूनिट N1 दिया है, उसका यूनिट भी दिया है, N2 दिया, तो आप U2 को दूसरे उसका यूनिट आप फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो ये फार्मूला रहा इसका। इसी तरह नीचे इसका ये फार्मूला है। ऐसे फाइंड आउट किया जा सकता है। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट आगे हम आपको बताएंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करें क्या है। हाँ, तो मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, मैं आपको बताऊंगा काइंड्स ऑफ यूनिट। यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, इट मीन्स काइंड्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बताऊंगा। मेनली अगर देखा जाए इसे, तो यूनिट जो होते हैं मेनली 2 तरह के होते हैं। इट मीन्स यूनिट्स आर मेनली 2 टाइप्स। यूनिट्स आर मेनली 2 टाइप्स। नंबर फर्स्ट, इसका टाइप क्या है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहले को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। दूसरे को हम डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। ये दोनों यूनिट है। लेकिन नॉर्मल वे में हम ऐसे देखते हैं कि ये जो यूनिट्स हैं, स्पेशली इसको 4 पॉइंट में डिवाइड किया जाता है। फंडामेंटल यूनिट का एक और नाम है, इसको एब्सोल्यूट यूनिट भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट भी कहा जाता है फंडामेंटल। इट इज सेड टू बी एब्सोल्यूट। शायद आप नाम ना सुने लेकिन सुन लें। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये यूनिट के काइंड्स कितने हैं। तो यूनिट्स कितने पार्ट में मेनली डिवाइड किया जाता है। तो यूनिट के 4 पार्ट होते हैं। पहला नंबर यूनिट है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट को फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट ये कहा जाता है। दूसरा जो यूनिट है इसका काइंड, इसको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। और तीसरा जो है ये क्या कहा जाएगा, फंडामेंटल डिराइव्ड के बाद इसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। और लास्ट जो है इसका काइंड, इसको प्रैक्टिकल यूनिट कहते हैं, नंबर 4 को। इट इज सेड टू बी प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट इट मीन्स ये 4 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया यूनिट्स को। हम आपको बताएंगे ये फंडामेंटल और एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में, और फिर डिराइव्ड यूनिट।
तो अभी आपको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी क्वांटिटीज अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? फिजिक्स में यूज होने वाले जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनमें क्या आता है? दोज क्वांटिटीज which are used in physics such as length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and amount of substance, जिसको मोल में हम एक्सप्रेस करते हैं, amount of substance। amount of substance which are independent to each other are called fundamental quantities। fundamental quantities, it is said to be fundamental quantity। it means नेक्स्ट हेडिंग आपको हम बताएंगे, आज का लास्ट टॉपिक है। फिर नेक्स्ट डिराइव्ड यूनिट हम आपको नेक्स्ट डे बताएंगे। ये लास्ट टॉपिक में फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं इसको आज मैं एक्सप्लेन करूँ, और डिराइव्ड यूनिट को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँ। तो आज का लास्ट पॉइंट है नंबर फर्स्ट, फंडामेंटल यूनिट। Fundamental units are what? The units of mass, length, time, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलते जुलते हैं। यूनिट ऑफ मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity,
an amount of substance is known as what? It is said to be fundamental unit. These are said to be fundamental units, known as fundamental units. It is said to be fundamental units. What are its example of the fundamental unit? Example: the unit of length is मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर होता है. The unit of mass is किलोग्राम. किलोग्राम. मीटर को एब्रिविएटेड फॉर्म में एम के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं. किलोग्राम को केजी के द्वारा में एक्सप्रेस करते हैं. द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड and it expressed in smallest. The unit of temperature is Kelvin. इसको हम कैपिटल के से एक्सप्रेस करते हैं. इट इज सेड टू बी केल्विन. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. इसको हम ए से व्यक्त करते हैं. एम्पियर है ये. द यूनिट ऑफ luminous intensity, the unit of luminous intensity is candle meter, और it is said to be candela. दोनों तरह से इसको हम जान सकते हैं. और कैंडेला. द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल. तो इस तरह से हमने आपको फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में, काइंड्स ऑफ यूनिट के बारे में हमने सब कुछ आपको बता दिया. अब इसके बाद हम आपको डिराइव्ड यूनिट बताएंगे. फिर नेक्स्ट आगे जो काइंड्स ऑफ सिस्टम, CGS, MKS, FPS, MKSC, MKSA, NSI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, हम पूरे 6 तरह के सिस्टम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो आज मैं यहीं पर अपने वीडियो को रोकता हूँ. आप सभी लोगों को हमारी तरफ से आशीर्वाद. थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन. ओके.